डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का नाभिकीय भौतिकी का चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट किया था और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नंबर 15 यानी 15 नंबर चैप्टर है, और सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर नंबर 13 है, और न्यूक्लियस के नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ उनके चैप्टर का नाम नाभिक है। ठीक है, लेकिन टॉपिक क्या है, सेम ही है दोनों में, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई। और पार्ट सेकंड हिंदी मीडियम अपने इसमें करने जा रहे हैं। जो अपने आज के टॉपिक हैं वो है नाभिक का आकार, और दूसरा जो टॉपिक है वो नाभिक का आयतन और घनत्व। ये दो टॉपिक्स अपने इसमें डिस्कस करेंगे। दोनों ही बिल बहुत ही आसान टॉपिक हैं, और उसके बाद अपने इन टॉपिक से रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो जो चैप्टर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, नाभिक का आमाप या आकार, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है, इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है। तो आप क्या करो, थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है उसको याद ही करना होता है, लिख के याद करो, चाहे आप इसको वैसे याद करो। तो देखो क्या है टॉपिक। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का आकार 10⁻⁻14 मीटर त्रिज्या के गोले की कोटि का होता है। मतलब उसने क्या बताया कि नाभिक होता है वो एक गोलाकार संरचना, उसने कहा, और इस गोले की त्रिज्या क्या होती है कि 10⁻14 मीटर के लगभग आसपास होती है। ठीक है, यहाँ 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। भी उसने बताया भी 10⁻14 तो आएगी आएगी जो नाभिक की त्रिज्या होगी, साथ में इसके गुणा में कुछ भी आ सकता है। तो लगभग लगभग इस कोटि की क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है जो नाभिक की। अब नेक्स्ट क्या है कि नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए आधुनिक प्रयोगों में उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि जो आज के मेथड हैं यानी आधुनिक अपनी मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन अपने क्या करते हैं, उपयोग में करते हैं नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये उच्च ऊर्जा के कण नाभिक से टकराकर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित का अर्थ है यहाँ पे बिखरना, यानी अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं नाभिक से टक्कर करके ये। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन से नाभिकीय आवेश और न्यूट्रॉन के प्रकीर्णन से नाभिक के द्रव्यमान के फैलाव के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इलेक्ट्रॉन जब अपने नाभिक पर इलेक्ट्रॉन आपतित करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या है अलग अलग दिशाओं में अगर बिखर जाएं, तो इलेक्ट्रॉनों से तो अपने को पता लगता है कि नाभिक में आवेश किस टाइप से फैला हुआ है, किस तरीके से फैला हुआ है नाभिक में जो आवेश है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जब अपने इस पे आपतित करवाते हैं तो वो न्यूट्रॉन किसके बारे में जानकारी देते हैं, भी नाभिक का द्रव्यमान कैसा फैला हुआ है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से अंदर व्यवस्थित हैं, कैसे कैसे फैले हुए हैं, किस जगह कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, वो सारी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आप दोनों याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से नाभिकीय आवेश और न्यूट्रॉन प्रकीर्णन से नाभिक के द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिलती है, भी कैसे कैसे फैला हुआ है आवेश और द्रव्यमान। तो कैसे होता कैसे है ये प्रयोग या कुछ भी, वो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वो आपकी हायर क्लासेस में आ जाएगा, भी कैसे पता लगाते हैं। आप एक बार इतना याद रखो भी इन दोनों से अपने पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, हालांकि नाभिक की कोई तीक्ष्ण सतह परिभाषित नहीं है। भाई आप ऐसे नहीं कह सकते भी ये एक तीक्ष्ण सतह को आप बोल दो जो सामान्य भाषा में बाउंड्री, भाई ये बस इतनी इतनी बाउंड्री नाभिक की है, यहाँ से नाभिक स्टार्ट होता है। ठीक है, भी ये नाभिक की बाउंड्री है, मतलब यहाँ से नाभिक स्टार्ट होता है और ये इसका केंद्र वाला पार्ट है। तो नाभिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई इसकी सीमा नहीं है भी जहाँ से नाभिक स्टार्ट हो। तीक्ष्ण सतह का मतलब बाउंड्री से है यहाँ। ठीक है, परंतु फिर भी इसे अपने कई बार गोलाकार, ज़्यादातर केस में तो इसे गोलाकार ही मानते हैं, यानी ज़्यादातर जो तत्वों के नाभिक हैं वो गोलाकार होते हैं, और जो बड़े तत्व हैं या जो भारी तत्व हैं उनके दीर्घवृत्ताकार नाभिक भी होते हैं। ठीक है, तो नाभिक के 2 आकार परिभाषित किए हुए हैं, एक गोलाकार और एक दीर्घवृत्ताकार। ज़्यादातर नाभिक गोलाकार होते हैं, तो चाहे तो गोला है और चाहे ही दीर्घवृत्त है। ठीक है, इन दोनों आकारों को मानकर अपने नाभिक के लिए नाभिक की औसत अथवा प्रभावी त्रिज्या परिभाषित की जाती है। भी अगर तो गोला है, गोले में तो क्या है कि आपको पता है गोले की तो त्रिज्या फिक्स होती है, ये गोला है तो गोले की एक त्रिज्या होगी आर, उस त्रिज्या को अपने कह देंगे। या फिर अगर मान लो आपका जो नाभिक है वो इस टाइप से दीर्घवृत्ताकार है, तो दीर्घवृत्ताकार में क्या होता है आपको पता है कि
कि ये वाला दीर्घ अक्ष होता है और ये वाला लघु अक्ष होता है। तो एक दीर्घ अक्ष की त्रिज्या होती है और एक लघु अक्ष की। तो अपने इन दोनों त्रिज्याओं का क्या ले लेंगे, माध्य ले लेंगे, वो माध्य त्रिज्या आ जाएगी। तो दोनों आकारों के लिए, दीर्घ वृत्ताकार और गोलाकार के लिए, एक औसत या प्रभावी त्रिज्या परिभाषित की जाती है। ठीक है, भी जो नाभिक का केंद्र है वो इससे इतनी दूर है, जो नाभिक की बाउंड्री है उससे। तो क्या है कि परिभाषित की जाती है। इसका मान तत्वों के लिए निम्न होता है, यानी जो नाभिक की त्रिज्या है, त्रिज्या का सूत्र इसमें ये है। ये इस चैप्टर का दूसरा सूत्र आ गया। पहला सूत्र क्या था, कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन, और जेड प्रोटॉनों की संख्या और एन न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। और ये इस चैप्टर का आ गया दूसरा फार्मूला। इससे अपने नाभिक की त्रिज्या निकाल सकते हैं कि आर तो उस नाभिक की त्रिज्या है किसी भी तत्व की, आर जीरो यहाँ पे एक कांस्टेंट है और ए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, और ए की पावर यहाँ कितनी है, 1/3। आर बराबर आर जीरो, ए की पावर 1/3। इस सूत्र का कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपके डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको याद रखो। इसमें नीचे परिभाषित कर रखा है भी आर को तो अपने बोल देते हैं औसत या प्रभावी त्रिज्या, ए को बोल देते हैं नाभिक की द्रव्यमान संख्या, और आर जीरो एक क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। इसका जो मान होता है वो होता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है ना, ये प्रयोगों द्वारा निकाला था, और एक फर्मी नाम के साइंटिस्ट थे, फर्मी, उन्होंने इसको कैलकुलेट किया था अपने प्रयोगों के आधार पर। फर्मी ने इसको क्या किया था, कैलकुलेट, इसका मान ये होता है, उन्होंने बताया था आर जीरो इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो ये एक फार्मूला और कांस्टेंट का मान आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, आपको पता है कि जो नाभिक का आकार है बहुत छोटा है, तो अपने अगर इतनी पावर लेके चलेंगे, यानी 10 की पावर माइनस 15, तो ये क्या है कि एक कैलकुलेशन में दिक्कत होती है अपने को। ठीक है ना, या इसको लिखने का क्या है, अपने को बार बार पावर्स लगानी पड़ेंगी, 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 15। तो इस समस्या के समाधान के लिए फर्मी ने क्या किया, नाभिकीय त्रिज्या का एक अलग से मात्रक दे दिया। वो कहता कि नाभिकीय त्रिज्या का जो मात्रक होता है उसको फेम्टोमीटर या फर्मी बोल देते हैं। फेम्टोमीटर तो बड़ा नाम और फर्मी इसका शॉर्ट नेम है। तो नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक आपको याद रखना क्या होता है, फेम्टोमीटर, या इसे फर्मी बोलते हैं। और उसने बताया कि एक फर्मी जो होता है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। भी मीटर से ही बना है फर्मी, कोई अलग से नहीं है, भी कोई अलग से चीज़ आ गई फर्मी। फर्मी एक क्या है, लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन कितनी लंबाई होती है एक फर्मी के बराबर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। जैसे आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में 10 की पावर माइनस 6, इसको क्या बोल देते हैं, म्यू या माइक्रो बोल देते हैं। ठीक है, 10 की पावर माइनस 9 पढ़ा था तो इसको नैनो बोल देते हैं। अगर मीटर में है तो इसको नैनोमीटर बोल देंगे, और अगर आवेश है तो इसको म्यू कुलाम और इसको नैनो कुलाम बोल देंगे। तो जैसे जैसे क्या है कि जो पावर्स होती हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो फर्मी जो होती है वो 10 की पावर माइनस 15 होती है, और इसको मीटर में जब करेंगे तो ये फेम्टोमीटर बोल देंगे इसे, या फर्मी मीटर। इसको FM से लिखा होता है, जो न्यूमेरिकल होते हैं ना आपके, उसमें FM से इसको लिख देते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, FM। अब अगर मान लो कि जो आपने ऊपर कांस्टेंट लिखा था आर जीरो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और इसको अपने 10 की पावर माइनस 15 मीटर को भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इसको फर्मी बोल देते हैं। तो आर जीरो का मान 1.2 फर्मी होता है। ठीक है ना, माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अपने फर्मी लिखते हैं। तो आगे से आपको याद रखना है कि भी जहाँ कहीं फर्मी आए उसका मान क्या होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो ये तो था आपका टॉपिक, जो नाभिक का आकार या अमाप के बारे में, भी नाभिक का साइज कैसे होता है उसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो किसी भी नाभिक की आपको त्रिज्या पूछ सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल में देखो क्या होगा कि ए का मान दिया हुआ होगा किसी भी नाभिक के लिए, तो आपको आर का मान निकालना होगा। आर जीरो का मान आपको पता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ये प्रायोगिक मान है, प्रयोगों द्वारा निकाला हुआ मान है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अपने जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है नाभिक का आयतन व घनत्व, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें देखो पहले नंबर पर अपने निकालते हैं नाभिक का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए अपने क्या करेंगे,
कि लगभग इसमें जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है वो काम में लेंगे क्या, कि यदि नाभिक को आर त्रिज्या का गोला माने, भी आर त्रिज्या का गोला होता है एक नाभिक, तो आपको पता है जो आर त्रिज्या का अगर आपको गोला दिया हो तो इसका आयतन क्या होता है, v बराबर आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। परंतु जो आर होता है आपको पता है ऊपर अभी आपने पढ़ा हुआ है नाभिक की त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो r0 a⁻1/3 होता है, ऊपर आप पढ़ के आए हो। तो इस r की जगह आप क्या करो, ये वाला मान रख दो। तो r की जगह ये वाला मान रखोगे तो इस मान का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो r क्यूब निकालोगे तो वो r क्यूब r0 क्यूब के बराबर, क्योंकि r0 की पावर तो यहाँ एक ही है, और इसकी 3 गुणी पावर करेंगे तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 गुणी, और a की पावर 1/3 तो है ही, और 3 गुणी आप और कर रहे हो, तो मतलब a की पावर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो a की पावर 1 बचेगी या ओनली a बचेगा आपके पास। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि v बराबर 4/3 पाई r0 क्यूब और इंटू में a। तो ये क्या है, नाभिक के आयतन का सूत्र है, आप इससे आयतन निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। और इससे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है, क्या चीज़ स्पष्ट हो रही है, कि जो नाभिक का आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। मतलब a के क्या होता है, आयतन समानुपाती होता है, v समानुपाती a। आपको यहाँ से एक रिजल्ट आ गया। तो कंपटीशन में पूछा जाता है कि नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या पर निम्न प्रकार निर्भर करेगा। तो क्या होता है, आपको दे देंगे अलग अलग ऑप्शन, v समानुपाती a की पावर 1/2, a की पावर 1/3, ओनली a दे देंगे, या फिर a स्क्वेयर। तो आपको पता है कि v जो होता है वो समानुपाती होता है a के। कई स्टूडेंट इसको आंसर लगाएंगे क्योंकि ये तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या इस पे डिपेंड करती है a की पावर 1/3 पर, लेकिन आयतन जो होगा, आयतन तो ओनली पावर a के समानुपाती होगा। तो ये इसका सही आंसर ये होगा, ऊपर वाला सही नहीं होगा। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है डेंसिटी या घनत्व। तो घनत्व निकालने के लिए आपको पता है कि दो चीज़ें होनी चाहिए। घनत्व का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, घनत्व जो होता है m/v के बराबर होता है। m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और v क्या होता है, आयतन। तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो अब आयतन तो आपने ऊपर निकाल लिया, ये वाला सूत्र तो अपने पास किसका है, नाभिक के आयतन का सूत्र है, 4/3 पाई r0 क्यूब a। अब बात आती है द्रव्यमान की, भी नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है। तो नाभिक का अपने द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे। तो नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। दो चीज़ें होती हैं नाभिक में, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों होते हैं। अब अपने यहाँ पे मान लिए कि माना एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है स्मॉल m है, यानी दोनों का बराबर द्रव्यमान मान लिया, भी प्रोटॉन का भी इतना है और न्यूट्रॉन का भी इतना है। क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर अपने 2 अंकों तक ले तो समान ही लेते हैं, 1.67 उसमें आता है और 1.67 दूसरे द्रव्यमान में आता है। तो अपने जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है उसमें लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम लेते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मान लिया भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का। अब आपको पता है कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या होती है वो तो a होती है। तो अब नाभिक का जो टोटल द्रव्यमान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m×a। कैसे होगा, आपको अगर मैं कह दूं भी एक जो वस्तु है उसका भार 5 किलोग्राम है, कोई एक वस्तु है उसका भार 5 किलोग्राम है, तो ऐसी 10 वस्तुओं का द्रव्यमान निकालो। तो क्या करोगे आप, एक जो वस्तु का द्रव्यमान उसको 10 से गुणा कर दोगे तो 10 वस्तुओं का कितना आ जाएगा, 50 किलो आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, भी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो इतना है और टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने हैं, तो इतने का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m×a हो जाएगा। तो नाभिक का द्रव्यमान यानी कैपिटल M जो अपने पास आ गया वो स्मॉल m×a आ गया। नाभिक का द्रव्यमान अपने कैपिटल M मान रहे हैं, वो कैपिटल M आपका स्मॉल m और गुणा में क्या आ गया, a आ गया। स्मॉल m का मान जो यहाँ पे है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम अपने इसको लिखेंगे, यानी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखो घनत्व निकालने के लिए अपने यहाँ पे ऊपर द्रव्यमान और नीचे आयतन रख देंगे। आयतन ऊपर वाले इस वाले फॉर्मूले से आएगा। तो देखो घनत्व जब आएगा तो रो बराबर क्या आ जाएगा, ये रो का निशान है घनत्व का, m × a, और नीचे जो आएगा 4/3 पाई r0 क्यूब,
और इनटू में क्या आ जाएगा ए, ये आ जाएगा आयतन। ठीक है, तो इस ए से ये ऊपर वाला ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और नीचे वाला जो ये 3 था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा m के साथ। तो ये बनेगा 3m/4πr0³। ठीक है, अब m का मान मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। r0 का मान आपके पास 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इन दोनों के मान आप यहाँ पे रखो, यहाँ देखो इसका मान भी अपने को पता है, m का मान भी पता है, पाई का मान 3.14 होता है। तो सारे मान अब अपने इसमें रखते हैं, तो जो अपने पास रो का मान आता है, रो का मान आता है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इतना नाभिक का घनत्व होता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपकी बुक में अलग से टॉपिक बना के नहीं दिया हुआ, बल्कि इसको एक एग्जाम्पल के अंदर समझाया गया। दूसरा पता नहीं सॉरी तीसरा एग्जाम्पल है बुक का, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जो 15.3 नंबर एग्जाम्पल होगा आपकी बुक में, वो एग्जाम्पल के थ्रू इसको सारे को बताया हुआ है। उन्होंने इस एग्जाम्पल का आंसर यही निकाला है, 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैंने इसको अलग से टॉपिक बना दिया क्योंकि ये बढ़िया नॉलेज वाली चीज़ है। तो रो बराबर 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका अर्थ क्या है, आपको घनत्व का अर्थ पता होना चाहिए। भाई घनत्व होता क्या चीज़ है, भाई मीटर क्यूब क्या है, यहाँ पे आयतन है, और किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है। भाई आप क्या करो, एक मैं आपको समझाता हूँ, भाई कितना बारह होता है नाभिक। आप एक टैंकी बनाओ, टैंकी में क्या करो, टंकी की जो लंबाई है वो लंबाई भी आप कितनी रखो, 1 मीटर रखो। ठीक है, चौड़ाई है वो भी 1 मीटर, और जो ऊंचाई है वो भी 1 मीटर रखो। भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर लगभग आपका 3 फीट के इक्वल होता है, लगभग 3 फुट के बराबर होता है। मतलब आप कल्पना करो, अपने दिमाग में चित्र बनाओ ये कि 3 फुट जो लंबी, 3 फुट चौड़ी और 3 फुट ऊंची टंकी बनाएं। तो इस टंकी में अगर अपने पानी भरें तो पानी तो इसमें कितना आता है, 1000 किलोग्राम पानी आता है टोटल। क्योंकि जो जल का घनत्व होता है, आपने पढ़ा होगा कि जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ किलोग्राम या 1000 किलोग्राम पानी आता है। ये जो आयतन है ये 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। अब इसी में अगर आप ओनली नाभिक भर दोगे निकाल के, वैसे तो आप नाभिक को अलग नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर अपने मान लें, कल्पना कर लें भी आपने हर एक कोई परमाणु लिया, उस परमाणु में से नाभिक को अलग निकाल लिया, और वो सारे नाभिक इकट्ठे करके इतने साइज की टैंकी में आप उसको भर दो। ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब आयतन की टैंकी में इसको भर दो, तो जो नाभिकों का भार होगा वो इतना होगा, 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम इनका क्या होगा, द्रव्यमान होगा या भार होगा। तो आप देखो पानी से लगभग 10⁻14 गुना नाभिक भारी होता है जल से। अगर इससे तुलना करूं मैं, 10⁻14 मतलब 10 के पीछे आप 14 जीरो लगा दो, 10 के पीछे आप 14 जीरो, तो इतने गुना भारी नाभिक होता है, यानी इतना 12 नाभिक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि नाभिक का घनत्व इतना आने का मतलब क्या है कि नाभिक का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन द्रव्यमान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है उसमें। ठीक है ना, घनत्व ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बहुत कम साइज में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान उपस्थित होता है इसके अंदर, तभी नाभिक का घनत्व इतना होता है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, वह लगभग सभी नाभिकों के लिए इसका मान समान होता है। ठीक है भाई, आपने जो नाभिक का सूत्र निकाला है नाभिक के घनत्व का, तो घनत्व में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसका मान अपने को नहीं पता, लगभग यानी सारी चीज़ें इसमें क्या आ रही हैं, कांस्टेंट आ रही हैं। तो मतलब इसमें ए आ रहा है क्या, आपके पास ए नहीं आ रहा है इसमें, तो मतलब जो नाभिक का घनत्व है वो ए पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो क्या होता है कि सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है। अगर आपसे कहें कि भारे नाभिक का घनत्व भी इतना ही होगा और हल्के होगा, हाइड्रोजन का घनत्व भी इतना ही होगा, और अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर क्या होता है, बहुत ही यानी हैवी पार्टिकल है, तो उसके नाभिक का घनत्व भी इतना ही होगा, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, हर एक के नाभिक का घनत्व इतना ही होता है। अब सोच सकते हो कि इसका कारण क्या है, वीडियो प्यूज करके सोचो, आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो क्या कारण होता है कि आपको पता है कि अगर नाभिक आपका छोटा है तो उसमें प्रोटॉन भी कम होंगे, मतलब द्रव्यमान भी उसमें कम होगा। तो क्या है, स्टार्टिंग में तो
आपको पता है भी नाभिक का क्या है, साइज भी छोटा है। साइज कैसे कि आपको अगर द्रव्यमान संख्या कम है, द्रव्यमान संख्या कम है तो आयतन भी तो कम ही होगा। v क्या है, समानुपाती ये है, a कम है तो v भी कम। तो मतलब क्या है कि अगर छोटा नाभिक है तो उसका आयतन भी कम होगा, और दूसरी चीज़ छोटा नाभिक है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा, क्योंकि a का मान कम है तो नाभिक का द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। तो कम द्रव्यमान कम आयतन, बड़े नाभिकों के लिए आयतन भी बढ़ता है और उसी अनुपात में उनका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या है कि आयतन और द्रव्यमान दोनों का अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है लगभग। ठीक है भी, आप ऐसे कह सकते हो भी छोटे नाभिक के लिए तो ऐसे हो सकता है भी ऊपर का जो द्रव्यमान है वो 2 और आयतन उसका कितना हो, 5 हो। और बड़े नाभिकों के लिए क्या होगा कि ये जो है क्या है 20 हो सकता है और नीचे वाला क्या हो सकता है, 50 हो सकता है। लेकिन अनुपात जब दोनों का लोगे तो ये 2:5 ही आएगा, ऐसे कह सकते हो। तो इसका मतलब जो घनत्व है वो सारे नाभिकों के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें अपने डिस्कस करते हैं अब इन जो 2 टॉपिक है इनके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो न्यूमेरिकल अब तक कवर हो चुके हैं वो करवाऊंगा। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो न्यूमेरिकल है वो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि नाभिक आपको दिया हुआ है एक जिंक 30 और ऊपर द्रव्यमान संख्या इसकी 64 लिखी हुई है, और इसकी त्रिज्या आपसे पूछी है, और किस में पूछी है, एफएम में। एफएम मतलब फर्मी मीटर में या फर्मी में, फेम्टोमीटर में। तो आपको क्या है, आपको पता है भी त्रिज्या का सूत्र r बराबर r0 a की पावर 1/3 होता है, और a का मान आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। किससे, x z a से तुलना करके निकाल लो। a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और इस त्रिज्या वाले सूत्र में रखो। तो r का मान तो आपको पता है 1.2 फर्मी होता है। यहाँ 10 की पावर -15 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आंसर आपका फर्मी में पूछा है। तो 1.2 फर्मी r0 का मान, और a का मान यहाँ पे a की 64 की पावर 1/3, और 64 क्या होता है, 4 की क्यूब होता है, 4 की क्यूब, और ऊपर क्या आ गई, पावर 1/3। तो इस क्यूब से ये वाली पावर 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 पावर कैंसिल। तो यहाँ 4 की पावर 1 बचेगी, मतलब 4 बचेगा आपके पास ओनली, यानी 64 का वर्गमूल लेना आप, सॉरी घनमूल लेना है आपको। तो 4 चौका 16, चौका 64 होते हैं। तो 1.2 इंटू 4 मतलब 4.8 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये सी आंसर इसका होगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था। अब अतिल गुरुत्वात्मक का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपसे पूछा हुआ है कि कोई एक्स नाभिक है और नीचे लिखा हुआ है 15 और ऊपर लिखा हुआ है आपका 27। ठीक है, सॉरी ऊपर लिखा हुआ 22 और नीचे लिखा हुआ है 15। ये 22 है और नीचे 15। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रखी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना कर लो, जो कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था। जेड एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगा, 15x 22 के। तो यहाँ से z का मान तो क्या आ जाएगा, आपके पास 15 आ जाएगा। तो z क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन तो 15। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो। तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, या 22 माइनस 15, यानी कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 7 न्यूट्रॉन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो जो क्वेश्चन है वो आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है। आंकिक प्रश्न है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या पूछा हुआ आपसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो आप क्या करो, एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पहले यहाँ पे वीडियो यूज़ करो, उसका सोल्यूशन देखने से पहले आप उसको खुद सॉल्व करके देखो। ठीक है ना, फिर आप क्या करो, वीडियो देखो और उसमें सोल्यूशन देखो अगर आपको नहीं आया तो, और अगर आपने कर लिया तो फिर क्या है, थोड़ा सा उसको और डिटेल देख लो भी मैंने सही किया है या गलत किया है। तो अब देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि न्यूक्लियॉन संख्या 16। न्यूक्लियॉन संख्या मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए का मान होता है, मतलब नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन संख्या। तो ए का मान 16 दिया हुआ है कि एक नाभिक की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या 3 × 10 की पावर -15 मीटर है। ठीक है ना, एक नाभिक दिया हुआ आपको, उसकी त्रिज्या 3 × 10 की पावर -15 मीटर दी हुई है। तो उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियॉन संख्या 128 है, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको। भी एक नाभिक की तो दी हुई है और दूसरे की आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो अपने जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे चलते हैं।
तो अपने मान लिया अभी ए बराबर क्या है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है और आर बराबर आपके पास 3 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। तो हम जानते हैं कि जो आर होता है वो r0 ए की पावर क्या होता है 1/3 के बराबर होता है। तो आर बराबर r0 और ए की पावर 1/3 की जगह 16 की पावर 1/3। वैसे तो आपको इस आर का मान भी दिया हुआ है, लेकिन आप एक बार मत रखो इसका मान, क्योंकि जहाँ पे दो तुलना वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, दो चीज़ें आपको एक चीज़ दे के एक चीज़ पूछी होती है, तो वहाँ आप ध्यान रख लिया करो कि क्या होगा, यहाँ पे दो समीकरणें बनेंगी, दोनों को भाग दे के और कोई ना कोई संबंध आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो क्या है कि आपको दिया हुआ है कि दूसरी जो न्यूक्लियन संख्या है वो ए डैश मान ली मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से, वो आपको 128 दी हुई है और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली आर डैश है, जो 128 जो न्यूक्लियन संख्या वाला नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी मान ली, आर डैश। तो आर डैश का मान जो यहाँ पे होगा r0 और ए डैश की पावर 1/3 होगा, जो सूत्र है नाभिक की त्रिज्या का। तो आर डैश बराबर r0 128 की पावर 1/3 आ जाएगी। ये समीकरण नंबर यहाँ पे 2 बन गई। तो अब क्या करो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो। ठीक है ना, भाग दे के और यहाँ पे मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू r0 128 की पावर 1/3 और बटा में आ जाएगा r0 16 की पावर 1/3। अब देखो ना ही तो 16 क्या होता है, किसी का क्यूब होता है, या 16 का आप घनमूल नहीं निकाल सकते। 16 या तो 4 की स्क्वायर होती है, 4 की स्क्वायर होती है, या 2 की पावर 4 लिख सकते हो 16 को। तो पावर 3 तो आप लिख ही नहीं सकते, तो मतलब आप इसका मान नहीं निकाल सकते। और ना ही 128 होता है। 128 क्या होता है आपके पास, दो की अगर पावर की बात करें तो 2 की जो पावर होगी, 2 की पावर लगभग 7 के बराबर आएगा। ये 2 की पावर 7 आएगी और गुणा 1/3, तो 7 से 3 नहीं कैंसिल हो रहा। तो इसका मतलब ये भी कोई परफेक्ट क्या है, क्यूब नहीं है, मतलब इसका घनमूल नहीं निकाल सकते। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि नीचे 16 की पावर 1/3 आ रही है, तो ऊपर भी क्या पता 16 की पावर 1/3 बने। तो इस 128 को मैं गुणनखंडों में तोड़ता हूँ, 16 गुणा 8, क्योंकि 16 8 ही 128 होता है। तो अब आपको पता है कि अगर दो संख्या इस प्रकार गुणा में हो और ऊपर घात लगी हुई हो, तो गणित का नियम होता है कि इन दोनों संख्याओं पर अलग अलग रूप से आप घात लगा सकते हो और गुणा का चिन्ह यहाँ बीच में पड़ा रहेगा। तो इसको आप लिखोगे 16 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/3 और बटा में आ जाएगा r0 16 की पावर 1/3। ये बेसिक मैथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपको 2 गुणा 3 की स्क्वायर दी हुई है, 2 गुणा 3 की क्या दी हुई है, आपको स्क्वायर दी हुई है। एक बार दोबारा देखो, ये दे दिया आपको 2 गुणा 3 का स्क्वायर और आपसे पूछ लिया इसका मान कितना होगा। तो एक साइड तो आप ऐसे लिखो 2 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 36। और या आप ऐसे करो कि इस स्क्वायर को बांट दो, 2 की भी स्क्वायर कर दो और गुणा में क्या कर दो, 3 का भी स्क्वायर कर दो। तो 4 गुणा में 9, 4 गुणा 9 क्या होता है, 36 ही आएगा आंसर। तो पावर क्या होती है, ऊपर वाली बंट जाती है ऐसे, ठीक है ना, डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बंट जाती है। तो क्या होगा कि ऊपर पावर बंट गई। अब 16 की पावर 1/3 r0 से r0 16 की पावर 1/3 कैंसिल, तो और ये बचा 8 की पावर 1/3। और यहाँ पर अगर मैं r डैश का मान निकालूँ तो r इससे गुणा हो जाएगा 8 की पावर 1/3 से, तो r इंटू 8 की पावर 1/3 और r का मान आपको पता है 3 गुणा 10 की पावर -15 है और 8 की पावर 1/3 इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और ऊपर क्या आ जाएगी 1/3 पावर। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ओनली 2। तो 2 गुणा 3 की पावर 10 की पावर -15, 6 गुणा 10 की पावर -15, या आप इसको 6fm लिख सकते हो। आंसर इसका 6f है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 न्यूमेरिकल थे। अब देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, अब से मैं जो ये नया चैप्टर आपका स्टार्ट किया है, इसमें ये सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ कि जो जो टॉपिक होते जाएंगे उसके न्यूमेरिकल मैं साथ साथ करवाता जाऊँगा, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो टॉपिक में, और टॉपिक आपको क्या होता है तब तक याद भी नहीं रहता इतना। तो जब न्यूमेरिकल मैं साथ करवाऊँगा तो टॉपिक भी आपके ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल साथ साथ करवाओ, तो न्यूमेरिकल साथ साथ आपको करवाऊँगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको ओनली न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो ये सारी वीडियोस बनेंगी, अलग अलग पार्ट बनेंगे वीडियोस के, इसमें से न्यूमेरिकल वाले पार्ट सारे निकाल के और उनको मैं कंबाइन कर दूंगा, जोड़ दूंगा आपस में,
कि मान लो इस वीडियो से जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो अलग निकाल लूँगा, फिर दूसरी कोई वीडियो होगी जिसमें न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें से उतना पार्ट मान लो 10 मिनट के न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो उन सारों को कंबाइन करके मैं एक न्यूमेरिकल की अलग सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, खुद नहीं बनाऊंगा, जो पार्ट्स में आए हुए हैं उन सारी क्लिप्स को निकाल के और सारी क्लिप को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल समझ सको। ठीक है, तो बाकी आपको कोई अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे सजेशन दे सकते हो, भी सर इस तरह इस टाइप से समझाओ या ये करो। और आपको मैं बता रहा हूँ सारा आपका फिजिक्स का मैं चैप्टर, सारे चैप्टर्स इसमें कवर करूँगा, सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगा। चैनल पर बने रहें, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।